Welcome to Clarity Talks by Agri Clarity and Clarity for Sure, where we clear the noise, simplify preparation, and guide you towards smart success in competitive exams. Today's episode is dedicated to every aspirant preparing for the IBPS AFO exam, one of the most technical and competitive roles in the banking sector. If you're feeling stuck, inconsistent, or overwhelmed, this episode is for you. We will talk about three big mistakes that IBPS AFO aspirants keep repeating year after year and how you can avoid them with clarity and strategy. So let's get started. So now we are going to talk about the first mistake that AFO aspirants make, that is ignoring the agriculture basics. Okay, one of the most common and dangerous mistake is this one. Aspirants often think that I'll just focus on schemes, current affairs, and some important MCQs, but they skip the foundational concepts taught in BSc Agriculture. So, what will get ignored? Soil science, right? Where we have types of soil, soil horizon, soil properties, crop production, techniques, sowing methods, seed treatment, nursery management, plant physiology, photosynthesis, transpiration, growth hormones, horticulture basics like fruit types, propagation, methods, post harvest techniques, ये सारे के सारे चीज़ आपके मिस हो जाते हैं, है ना. प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट डेयरी साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप डेयरी साइंस को भी रख लो. इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए. ठीक है. अब क्या होगा अगर आप ये सारे टॉपिक को ठीक से नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल कॉन्सेप्चुअल और ट्विस्टेड क्वेश्चंस, है ना, विच वी डोंट वांट फॉर आवरसेल्व्स. वी वांट टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस करेक्टली. सो जितना भी हम आंसर करेंगे हम करेक्टली आंसर करेंगे, हमको कोई डाउट नहीं होगा. हमारा एक्यूरेसी शुड बी अराउंड 95-96%. ठीक है. ओके. अब इसको फिक्स कैसे करना है? इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि आप वीकली रोटेशन में पढ़ते रहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज एग्रोनॉमी, सॉइल, प्लांट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, है ना. जैसे डेयरी साइंस इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री में. देन देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम फिशरीज, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आते हैं. स्कीम्स वगैरह तो आप पढ़ोगे ही, करंट अफेयर्स ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उसमें से ज़्यादा 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि हमारे बेसिक्स कंप्लीट रहें. तो बेसिक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है. तो आप याद करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो कि आप कुछ कॉन्साइज नोट्स बनाइए, समरी चार्ट्स बनाइए. अगर आप हमारा कोर्स ऑलरेडी ले चुके हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसाइज नोट्स मिलने वाले हैं. आप वहाँ से प्रिपेयर करोगे तो आपका सारा कुछ तैयार हो जाएगा और बहुत ही शॉर्ट वे में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं. फिर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रेगुलरली करने की ज़रूरत है. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो हर दिन हम एक एक चैप्टर उठा रहे हैं और वहाँ से आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपका बहुत बार रिवीजन हो जाएगा. हम लोग ये 44 वीक्स तक करने वाले हैं, है ना. और पर वीक आपको 200 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी. तो इतने क्वेश्चंस जब आपके पास होंगे तो आप नेचुरली अच्छा तो करोगे, है ना. इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा. तो रिपीटेड जो PYQs थीम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही हमारे सारे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं. क्वेश्चन के भी 3 लेवल हैं, ठीक है. तो पहले में बहुत इजी क्वेश्चंस है, देन वी हैव मीडियम, देन वी हैव डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. तो आपके हर तरीके की तैयारी हो जाएगी अगर आप हमारा कोर्स लेते हो. अदरवाइज जो बच्चे अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि हर तरह के MCQs आप ट्राई करिए, ठीक है. पहले जब आपके बेसिक्स थोड़े थोड़े क्लियर हो जाएंगे तो आप थोड़े इजी क्वेश्चंस लगाइए, आपका मेमोरी चेक कीजिए कि हाँ मुझे चीज़ें याद रह रही है या नहीं. फिर आप मीडियम पे जाइए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत होती है. फिर डिफ़िकल्ट में बहुत ज़्यादा हो सकता है 2 कॉन्सेप्ट साथ में, या फिर जो आपने मेमोराइज किया है वो भी चाहिए. इनफैक्ट आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जो प्योर मेमोरी के रहते हैं लेकिन आपको फिर याद नहीं रहेंगे ड्यू टू नॉट इनफ रिविजन, है ना. तो रिविजन करना बहुत ज़रूरी है. लेट अस मूव टू द सेकेंड मिस्टेक. द सेकेंड मिस्टेक इज नॉट सॉल्विंग PYQs मॉक्स द राइट वे. हम करते तो हैं PYQs लेकिन उसको ठीक से नहीं करते. कुछ बच्चे तो स्किप ही कर देते हैं. और एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आप बैठिए और ये एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. ऑलराइट. ओके. और जो ट्रेंड्स हैं, एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है, उनका क्या माइंडसेट चल रहा है, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है.
तो उसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए जब आप PYQs को लेकर बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि टॉपिक्स कौन से वाले हैं जिनका हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब वो बार बार आ रहे हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक मतलब उनको बार बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीड्स, मिल्क प्रोसेसिंग, सॉइल इरोशन टाइप, सीड सर्टिफिकेशन, इन लोगों से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यू विल गेट यूज टू द लैंग्वेज एंड ट्रिकीनेस ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहाँ पे ट्रिकी बन रहा है, वो किस तरीके के लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और आप देखोगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने अगर मूगा सिल्कवर्म का क्वेश्चन देखा हो, वो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि वो किस पे फीड करते हैं। कभी कभी उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा और कभी कभी उसको नॉर्मल नेम से पूछ लेगा, है ना, या फिर पूछेगा कौन फीड करता है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल द टाइम रिपीटेड, यू कैन गो एंड चेक, ओके, यू विल सी दैट सम क्वेश्चंस लिटरली रिपीट. This is one of those questions that Muga Silkworm keeps on repeating, just with some minor changes year after year. Then what you have to do to solve this problem? Last 5 years के, ठीक है, 5 years के क्वेश्चन तो आप करो ही करो, ठीक है, फॉर श्योर आप सॉल्व करके देखो. उसका मतलब ये मेंस की बात हो रही है, ठीक है, मेंस के एग्रीकल्चर क्वेश्चंस की बात हो रही है. उसमें आप क्या करोगे, आप टॉपिक वाइज देखो कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है. फिर आप उसको कैटेगराइज करो कि कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, कितने कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कितने स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है. और आप ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए दैट आर डिजाइन्ड ऑन PYQ ट्रेंड्स, नॉट जस्ट रैंडम MCQs, क्योंकि रैंडम MCQs करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बैठकर PYQ को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे बैठकर MCQs बनाया. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो 3 सेट्स में डिवाइडेड है, कुछ ईजी है, कुछ मीडियम है और फिर कुछ डिफिकल्ट है, ठीक है. इसको फिक्स करने का तरीका मैंने आपको बताया कि लास्ट 5 साल के तो आप कर ही लो PYQs टॉपिक वाइज, ठीक है. अब जब आप मॉक दे रहे हो, मॉक देने के बाद आप क्या करोगे कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस कौन से. आप बैठ के देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स में या फिर कौन से टॉपिक्स है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारा समय लग रहा है, ठीक है. फिर आप देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है. ओके, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि अरे मैंने 50 किए थे, कम से कम 48 तो करेक्ट ही होंगे. ऐसे नहीं होता है. आपको अपनी एक्यूरेसी पहले मॉक टेस्ट में जाके पता करनी होती है कि अगर मैं इसमें से इतने क्वेश्चंस को गेस कर रहा हूँ तो उसमें कितने करेक्ट हो रहे हैं. देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे क्योंकि आप पढ़कर आए हो, है ना. तो अराउंड आपके पास 35 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपने बिल्कुल भी गेस नहीं किया है, आपको इनका करेक्ट आंसर पता है, ठीक है. फिर आके अगर आपकी गाड़ी रुक रही है तब आपको क्या करना है, थोड़ा क्लेवर गेस वर्क करना है, ठीक है. और क्लेवर गेस वर्क तभी हो सकता है जब आपने पढ़ रखा हो. बिना पढ़े वो करना बहुत ही मुश्किल काम है ना. वो जस्ट तुक्का लगाने वाली बात हो गई. इंटेलिजेंट गेसेस लेने आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए. तो आप देख लीजिए कि अगर आप ऐसे तुक्के में कर रहे हो, है ना, जहाँ पे थोड़ा आपने इंटेलिजेंट गेसिंग करा है, तो वहाँ पे आपको कितने आ रहे हैं. लाइक आपका एक्यूरेसी क्या 90% के ऊपर है ना. वरना आप गेस करके क्या करोगे, उल्टे आपके जो सही थे उनमें से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना, कम होता रहेगा. और सिली मिस्टेक तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए. जैसे अगर लिखा है नॉट, है ना, आपने उस नॉट को पढ़ा ही नहीं और फिर कुछ मार्क कर दिया, गलत है. ये तो बहुत भारी मिस्टेक है. फिर है आप एक मॉक टेस्ट जर्नल बनाइए. मॉक टेस्ट जर्नल का मतलब क्या होता है, आप बैठिए और ऐसे एक कागज़ लेके बैठिए. जब आपका मॉक टेस्ट देना हो गया, ठीक है, उसको फिर ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए. तो कहाँ पे आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए आपसे गड़बड़ हो रही है, ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस को आप मार्क कीजिए. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में गड़बड़ हुई, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में गड़बड़ हुई, कॉन्सेप्ट नहीं पता था. फिर यहाँ पे 11 में गड़बड़ हुई, यहाँ पे 20 में गड़बड़ हुई. तो ये सब लेकर के बैठिए और फिर इस कॉर्नर पे लिखिए कि ये सब कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है. मान लीजिए ये सॉइल साइंस का था, तो सॉइल साइंस का लिखिए. फिर यहाँ पे सब टॉपिक लिखिए. फिर मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेरिकल्चर का क्वेश्चन था जो आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना. या फिर मान लीजिए आपको कुछ मेमोराइज करके रखना था, वो नाम ही आपको याद नहीं आया, फिर उसको लिख लीजिए वो कौन सा सब टॉपिक है. आप जितनी बार मॉक टेस्ट देते हो और उसको एनालाइज नहीं करते हो, आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि इस तरीके से आप अपनी गलतियों से कुछ सीख ही नहीं रहे हो. आप मॉक टेस्ट में बेसिकली क्या कर रहे हो, आप ये जाने के लिए, मतलब वहाँ जाकर ये देखना चाहते हो कि मुझसे क्या गड़बड़ हो रही है. और अगर आप वो नहीं देख रहे हो देन
देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग अ मॉक टेस्ट। तो ऐसा आप बनाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकती हूँ जहाँ पे मैं आपको मॉक टेस्ट जर्नल बनाना कैसे आप डिवाइड करोगे, लास्ट में आप कैसे पता करोगे कि कौन से टॉपिक को मुझको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और कौन से में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो भी मैं बना दूंगी। आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। लेट्स नेक्स्ट मूव टू मिस्टेक नंबर 3 विच इज़ डिलेइंग क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि एग्रीकल्चर का हम कर लेते हैं, मेंस की तैयारी हो जाएगी, फिर क्वांट वांट तो होता रहेगा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि विदाउट प्रीलिम्स देर इज नो मेंस। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, विदाउट प्रीलिम्स देर इज नो मेंस। अगर आपने प्रीलिम्स पास नहीं किया, आपको मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे मेंस का इतना सारा पढ़ के, है ना। तो क्यूआरई मैंने पहली वीडियोज में भी बोला था, आपको क्यूआरई को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। यू हैव टू बी गुड इन क्यूआरई, ओके। एंड सी इंग्लिश जो है ना, दिस विल ऑल्सो मैटर इन योर इंटरव्यू, है ना। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर इंग्लिश वेल फ्रॉम नाउ ओनली, दैट्स वाई आई गेव यू दिस स्ट्रैटेजी दैट टेक 3 hours, okay, 1 hour you give to each, 1 hour for quant, 1 hour for reasoning and 1 hour for English। उसमें से 30 मिनट्स आपका रीडिंग होना चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर एनालिसिस करिए, देखिए क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपके इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके अलावा सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करना है, ये सब आप सीखते रहोगे। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, ठीक है। ये 3 घंटा तो आप क्यूआरई को दे दीजिए, आपके बाकी जो टाइम बच रहे हैं उसमें आपको मेंस में लाइक 3 to 4 hours देना पड़ेगा, है ना। तब जाके आपका सिलेबस जल्दी आप अक्टूबर तक तो अपना सिलेबस खत्म करने का सोचो मत, उसके 1 महीने को बफर रखिए। आप सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, आपका सितंबर में सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका जब सितंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप आराम से अक्टूबर में बैठ के रिविजन करिए, ठीक है। और क्वांट रीजनिंग ऐसी चीज़ है ना, वो एक दिन में नहीं होगी। आपको हर दिन बैठ के एक एक घंटा देने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके आप उस एक्यूरेसी पे पहुंचोगे। हमारा है, ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं वो सब बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, तो हमारा थोड़ा सा मैथ्स वीक रहता है ना। कुछ बच्चे होंगे, आई नो दे आर वेरी गुड इन मैथ्स, बट देन स्टिल, पर वो हमारी खामी नहीं होनी चाहिए ना। हम उसको जब तक खामी बनने नहीं देंगे, वी विल सिट विथ क्यूआरई, विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। कितना ही मुश्किल होगा, है ना। लाना भी तो हमें 51 था इस बार, है ना, इस बार का कट ऑफ 51 गया है। तो आप एक मोटा टारगेट बना लीजिए कि 65 तक आपको क्यूआरई वाले मॉक्स में यानी प्रीलिम्स में आने चाहिए, ठीक है। ये कोशिश करिए, आप 65 टारगेट लेके चलिए। सारे बच्चे रिजर्व वाले भी, वो भी 65 का टारगेट बनाइए। देन चलिए, तो मैंने ये सब आपको बता दिया है कि 30 मिनट्स आप रीडिंग करिए, ठीक है। क्वांट रीजनिंग में आप हाई वेटेज टॉपिक्स को ढूंढ लीजिए जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक पजल आप सॉल्व कर लेते हो तो उसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एक पजल में उसके सब क्वेश्चंस भी रहते हैं। फिर डीआई में भी अगर आप एक सॉल्व करते हो तो उसके 3-4 क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हो। इंग्लिश के लिए पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब बढ़ाइए। वोकैब बढ़ाएंगे तो आराम से हो जाएगा। एंड यूज़ डेली मिनी क्विजेस, ये मिनी क्विजेस लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। लाइक मिनी क्विजेस इन 10 मिनट्स 30 मिनट्स के जो होते हैं, जिसमें 30 मिनट्स में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो क्वांट, कितना रीजनिंग सॉल्व कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं, सक्सेस इजंट अबाउट क्रैमिंग, इट्स अबाउट क्लैरिटी, ओके। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लैरिटी डॉक्स। हम यहाँ पे क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, हमको हमारा पूरा प्लान पता होना चाहिए कि किस महीने में हम क्या करने वाले हैं और कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो स्टडी स्मार्ट, स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। आप अभी से शुरू करेंगे तो 2 घंटा करिए, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको 3-4 घंटा बनाइए। आप 4 hours भी डेली बैठ कर प्रिपेयर करेंगे ना, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है। आप समझ रहे हैं, 4 into 30, सो यू आर गिविंग 120 hours इन अ मंथ। 120 hours में आप बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है जो आप अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है।
एंड अगर आपको लगता है कि आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, आप प्लान नहीं बना पा रहे हो, तो हमने एक प्लान बना दिया है जिसमें हम हर वीक आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस दे दिया जाता है कि ये प्रिपेयर करिए, ये है आपका टेस्ट का सिलेबस, उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए। वो बहुत ही अचीवेबल छोटे छोटे गोल्स हैं, यू विल बी इजिली एबल टू डू इट। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज, you will just check what tests are planned for this week and accordingly you will study, and then throughout these 44 weeks your entire syllabus will be complete. You can do that as well, right? Apart from that, if you have any questions where you are finding it difficult for making up a strategy for your examinations, you can drop those questions in the comment section. I'll be happy to answer them. All right? Okay. Students, start studying. Don't wait for the notification. I know some of you are there who are thinking after the NABARD exams are over, then we will start our preparation for AFO. But that's not true. Here also the competition has increased so much that you cannot sit right now and expect that after NABARD you will start preparing and you will clear it. Right? So be a little bit consistent and start small. Okay? Sit for 4 hours. Start small, okay? If right now it is not possible for you to sit 4 hours, you just start with 2 hours, but start. Starting is important. All right? And don't be very complacent right now, because you know, students who want to become an AFO, who are dedicated, they are doing their preparation. They are not sitting. They have started their preparation. They have started their mocks. So many students have enrolled with us. They have also started practicing. They are doing well. Some of them are scoring well. Keep yourself in this preparation phase only, okay? Because if you think that after 1-2 months I will start, maybe you will have lost the battle, because you know, so many students would have completed so many topics by that time. In our course only we will be completing so many topics by that time, so you will be left behind. तो बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास हो सकता है अभी दिख रहा हो बहुत समय है, लेकिन यूँ चले जाएंगे ये 6 महीने। ठीक है, चलिए बच्चे, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो IBPS AFO और नाबार्ड की तैयारी साथ में करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे टाइम मैनेज करें, उनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए और कहाँ कहाँ से वो पढ़ाई करें, है ना। उसके लिए हमने एक वेबिनार रखा हुआ है 23 अप्रैल को। टाइमिंग रहेंगी 8 से 10 बजे। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको अपना प्रिपरेशन शेड्यूल कैसे रखना है ना। तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कभी कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक काम नहीं करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से लिंक ले लीजिएगा। तो वेबिनार को देखने के बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। हरी अप, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ क्विकली।